हेलो फ्रेंड, इससे पहले हम समावेशी शिक्षा पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया था। आज फिर उसी श्रृंखला में बात करते हुए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया उसके लागू हो जाने के बाद कक्षा कक्ष किस तरह का होगा, तो इसमें रहेगा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। फ्रेंड, हम उनको उन्हीं ऑप्शनों को लेंगे जिनमें आंसर है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसके आंसर को समझते हैं। तो ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या देना है, आप सबको पता है, प्रदान करना है। इस अधिनियम के द्वारा कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें किन के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो वो है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। इसी तरह अगर हम इसका वो देखें, ये जरूर याद रखना कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो लागू कब हुआ था, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखना कि 1 अप्रैल 2010 से भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का ए, ये भी याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कि किसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 21 का ए के तहत शिक्षा के तहत किया गया है। ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या फिर इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो वो कौन थे जिन्होंने इसके बिल को प्रस्तुत किया? तो वो हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत के प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। अगर हम इसके इतिहास में देखें तो ये एक भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में तब प्रस्तुत किया जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने 1906 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया था। ये याद रखना, किसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था? तो वो थे गायकवाड़ ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके बिल को तो स्वीकृत नहीं किया गया, किंतु निरक्षरता उन्मूलन कानून अवश्य लाया गया। इन्हीं का प्रयास था, इसीलिए तब क्या लाया गया? निरक्षरता उन्मूलन कानून, यानी हमें निरक्षरता को खत्म करना है, यानी देश को साक्षर बनाना है। ये प्रयास कब हो पाया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो हमारा निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका इसमें आंसर रहेगा सी। उन्होंने पूछा है कि केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, फिर में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें रहेगा नियमित विद्यालयों में। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें बी करके आएंगे क्योंकि बी कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, मगर इसका आंसर है नियमित विद्यालयों में। भाई, निःशक्त बच्चों को कहाँ शिक्षा देनी है? हमें जो नियमित चलते हैं, यानी नॉर्मल बच्चों के स्कूलों में ही उन्हें शिक्षा देनी है। अब बात करते हैं हम 15वें क्वेश्चन की। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो यानी आप समझ ही गए होंगे, वैविध्य यानी बहुत से प्रकार की कक्षा में। तो इसमें ये देखना है कि वो बच्चा
शिक्षा के किस वर्ग में आता है या नहीं। तो इसमें राइट जो आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ए। अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी हमें ये नहीं कहना कि वो सक्षम है या अक्षम है, मगर हमें ये स्थापित करने से पहले उसका खुद का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये भी क्वेश्चन कब का आया हुआ सीटेट में, सेकंड पेपर में 2013 का। इसी तरह सीटेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं। समावेशी शिक्षा का विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। यानी जो समावेशी शिक्षा है वो विद्यालय जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी ओर क्या संकेत करती है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यानी इसमें क्या करना है कि उनकी जो विविधता है उन पर ध्यान ना देकर उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़ना है। यानी समावेशी शिक्षा का विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है कि जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान कराता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। यानी ये क्या कह रहा है कि जो डिसेबल बच्चे हैं या अक्षम बच्चे हैं उनकी अक्षमता को हमें ध्यान में नहीं रखना, जबकि हमें क्या ध्यान रखना कि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ किस तरह मैनेज करना है या समायोजित करके पढ़ाना है। तभी तो कहा जाता है कि जो समावेशी स्कूलों में शिक्षक होते हैं वो एकदम ट्रेंड होते हैं, क्योंकि नॉर्मल शिक्षक तो घबरा जाएंगे। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये है आपका राइट आंसर बी। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यानी ऐसे बच्चों के साथ भी क्या करना है, समान व्यवहार करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय होगा। ये फिर रिपीट हुआ, अभी इससे पहले भी रिपीट हुआ था। क्या होगा, ये समजातीय होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बारे में कक्षा कक्ष आयु के अनुसार क्या होगा, अधिक समजातीय होगा, यानी एक समान होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य का मतलब है, आपको पता है कि हमें देना ही देना है। तो हमें क्या देना है, शिक्षक होने के नाते हमें शिक्षा देना ही देना है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। जो सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा को क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। तभी तो हर 3 किलोमीटर पर विद्यालय खोले जा रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यानी प्रारंभिक शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय ... के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। यानी वो कौन सा प्रश्न है जिस पर वो मनन करता है, तो वो है हमारा बी। क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग अलग करते हैं। यानी किस चीज़ पर वो मनन करेगा, क्या वो इस तरह का करते हैं। तो एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते वो।
बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करा है या नहीं। यानी उसे क्या करना है कि सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों में किसी भी तरह का भेदभाव उत्पन्न ना हो सके शिक्षण के दौरान। इस तरह का उसे अपनी कक्षा का प्रबंधन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं तो उसे उस कक्षा में सबसे अधिक क्या कहना उचित रहेगा। तो आपका राइट आंसर इसमें सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते। यानी उसे अपने शिक्षण को इस तरह रखना है कि सभी बच्चे उसमें क्या हो, शिक्षण काल में भागीदारी ले सकें। एक समावेशी कक्षा वह है जहां क्या होगा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण कर सके। जो अभी क्वेश्चन था सेम उसी से मिलता हुआ ये क्वेश्चन है। यानी ऐसा परिवेश देना कि जिसमें क्या हो, सभी बच्चे मिलकर अपना शिक्षण कार्य कर सकें। एक समावेशी कक्ष में जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करेगा। यानी ऐसा शिक्षण कार्य निर्माण करेगा जिसमें क्या हो, सार्थकता हो। ऐसा भी ना हो कि वो उसके सिलेबस से बाहर हो, और उसे सिलेबस का भी देना है प्लस कक्षा में इस तरह का माहौल भी रखना है कि सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकें। ना ही सामान्य की वजह से विशिष्ट परेशान हो, ना ही विशिष्ट की वजह से सामान्य परेशान हो। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने का माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलांभित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। यानी विद्यालय क्या करेगा, जो विशिष्ट बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार का सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार के क्या हो, परेशानी ना हो। विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने का माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे क्या हो, अलांभित यानी जिन्हें लाभ ना मिल रहा हो ऐसे बच्चों को क्या ना करे, वो दबाएं नहीं और उन्हें नीचा भी ना दिखाएं। इससे क्या होगा, बालकों में सामाजिक विकास बढ़ेगा। यानी समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो अपने आप होता जाएगा। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा करती है। यानी वो कहाँ से आया है वो बच्चा, वंचित वर्ग से, तो वो क्या करेगी, उसके लिए प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा करती है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कि वो क्या करेगी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिता झलकती हो। यानी शिक्षक क्या करेगा, अपने आप में ही बदलाव करेगा, उन तरीकों को बदल देगा, उन रूढ़िवादिताओं को बदल देगा जो क्या हो, पक्षपाती हो। यानी उस बच्चे को कभी एहसास ना हो कि मैम इस तरह का क्या करती हैं, विचार रखती हैं उसके प्रति, तभी वो वंचित वर्ग का बच्चा सामान्य बच्चों के साथ अपने अधिगम को कर सकेगा या डेली क्लास में आ सकेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शुरू में जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो शिक्षक से ही सबसे अधिक वो प्रभावित होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा छोटी क्लासों में लेडीज टीचरों की ज़्यादा वैकेंसी होती है जबकि जेंट्सों की कम होती है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, शुरू में अपनी माँ से जुड़े होते हैं। इस वजह से उन्हें क्या होता है, शिक्षिका ही छोटी क्लासों में ज़्यादा पसंद आती है शिक्षक की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो वो है 25वां 25 वाला। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
तभी तो ज़्यादातर क्या आता है छोटी क्लासों में, अगर आपका लेवल टेस्ट का 1 to 5 है तो क्या रहेगा, शिक्षिका शिक्षिका शिक्षिका। यहाँ पे भी देखिए शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो है आपका आंसर इसमें सी। निश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जो बच्चा है उसको क्या हो, अपनी संभावना प्राप्त करने के अवसर मिले। यानी समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उसे निश्चित करना है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलें, यानी किसी की वजह से कोई प्रभावित ना हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अध्यापिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगी, इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को उत्साहित करें। जो यानी कक्षा है उसमें क्या करे, वो विविध जो उसके क्या है मत हैं उनको प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपका सीटेट ने पूछ लिया है, DSSB ने पूछ लिया है, PRT ने पूछ लिया है। तो इसमें क्या करेगा शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो आप उन्हें देखिए कि इसमें ये हो नहीं सकता कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन के लिए करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें पृथक करें, उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला। यानी इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालक को भी समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यानी उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार है, अधिकार प्राप्त है। यानी हम किसी को भी शिक्षा से नहीं वंचित कर सकते। अनिवार्य शब्द का अर्थ यही होता है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्योंकि जो वंचित वर्ग है अगर उसे आप साथ लेके चलेंगे तभी वो क्या होगा, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा उसे, यानी अंदर से प्रोत्साहित होगा पढ़ने के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो वो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी जो समावेशी शिक्षा है वो है ही इस तरह की कि उनका क्या हो, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति की जा सकें, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। क्योंकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो उनका ध्यान शिक्षा में नहीं लगेगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। जो शिक्षक हैं उनकी जो अभिगत परिवर्तन है उस पर।